to this special class on anti-defection law and the ongoing Rajasthan crisis. कैसे हैं आप लोग? Welcome back, guys, to this special class, the late night edition with Dipanshu Singh, जहां पे आपकी conceptual clarity तो होगी, साथ साथ आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी. तो बस स्टार्ट करेंगे 2 मिनट में, बाकी लोग और भी जुड़ जाएं क्लास में. गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड डूइंग गुड. फैज, नाइस पिक्चर अगेन. Okay, let me just add the notes over here also. तो आपका ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, इसके बाद आपको कुछ और इसमें पढ़ने के लिए रह नहीं जाएगा. टेक्निकली स्पीकिंग मतलब ये जो है आपका टॉपिक प्रॉपर्ली पूरा कवर हो जाएगा एंड देयर इज नथिंग एल्स व्हिच यू विल नीड टू स्टडी. मतलब आप समझ लो कि पूरा का पूरा ये टॉपिक 10 शेड्यूल वाला आपका पॉलिटी का खत्म हो जाएगा. और आई थिंक आई एम टेकिंग अनदर, ये आई थिंक प्रोबेबली दिस इज लाइक 4th 5th क्लास आई एम टेकिंग ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ. क्योंकि करे क्या, अब इतने एंटी डिफेक्शंस हो रहे हैं, इतने क्या कर सकते हैं बताओ. इसमें राजस्थान में हो रहा है, हरियाणा में, अब हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है. अभी आप देखो एमपी में हुआ, उसके पहले कर्नाटका में हुआ, फिर मणिपुर में हुआ, उसके पहले उत्तराखंड में हुआ. हर जगह हो रहा है, क्या कर सकते हैं, हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है. कुलभूषण जाधव केस अभी एज सच हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. वो काउंसलर एक्सेस को लेके, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो बस स्टार्ट करते हैं. चलिए मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे. क्योतो होलोहान, बहुत ही जबरदस्त नाम है जो आज आपको सुनने को मिलेगा और बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है. कितने लोगों जो है फर्स्ट टाइम मेरी स्पेशल क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर अनअकैडमी में ही, मतलब नॉन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं? चलिए, तो आज आई होप कि इतनी बेहतरीन तरीके से टॉपिक आपका कवर होगा कि आप लोग भी प्लस ज्वाइन करेंगे और मेरी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है. कोशिश तो यही रहेगी कि टॉपिक आपका ऐसा बेहतरीन तरीके से कवर करा दिया जाए कि आप लोग और प्रॉपर नोट्स मिलेंगे. उसके लिए देखिए, आप लोग को मेरे का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है. मैं आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है लिंक दे दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का. दीपांशु सिंह यूपीएससी है टेलीग्राम चैनल का नाम, मैंने पिन कर दिया, आप लोग क्लिक कर दीजिए. उसके अलावा मैं आपको एक और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं फॉर कोई क्वेरीज हो. तो आप जैसे उस पर हाई मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली लिंक मिल जाएगा क्लास का, ठीक है. तो जस्ट अ सेकंड. देखो टाइम भी कितना जबरदस्त हो रखा है इस समय, 11:11. नहीं, मैं बिल्कुल हिंदी में पढ़ाता हूँ. हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. प्योर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में थोड़े हाथ मेरे तंग हैं, सिर्फ लिखने में अच्छा है, ठीक है. बोलने में देवनागरी स्क्रिप्ट में अगर बोलना चाहूँ तो लिख तो सकता हूँ, बट लेट्स कीप इट अ लिटिल बैलेंस विथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो बेटर रहेगा सबके लिए. बहुत ही, आई नो, ये बहुत ही अवेटेड क्लास थी, काफी टाइम से, बहुत टाइम से इशू चल रहा था, तो आई थॉट कि इसको लेना पड़ेगा. एंड सचिन पायलट जी का इशू भी हो रहा है, तो क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वो जजमेंट जो आएगा उसके पहले का मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ क्या जजमेंट आने वाला है. और थोड़ा बहुत यहाँ पे जुडिशरी का रोल भी जो क्वेश्चन हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा इसमें इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ. बाकी तो देखो कुछ कह नहीं सकते जुडिशरी क्या डिसीजन ले, बट प्रोबेबल डिसीजन क्या होगा वो मैं आपको बता सकता हूँ. नोट्स अपलोड हो रहे हैं, जस्ट 2 मिनट दे दें आप लोग मुझे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है.
हाँ, अयोध्या पे भी मैंने क्लास ली हुई है। RJCM gave open threat to governor in action will be taken against him। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी टुडे, मिशन कश्मीर, नहीं, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो साइड में बना सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं ये पूरे नोट्स आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आपको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग ना 2-3 केसेस कंपेयर करेंगे एक्चुअली में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, अच्छा मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। कहाँ चला गया ये? विपुल मैं शेयर कर दूंगा। व्हिच ऑप्शन डू यू टेक? आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम टेकिंग सौम्य, आई एम टेकिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल। सोशियोलॉजी की क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पिन कर दिया लिंक जो है आपका, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस एंटी डिफेक्शन लॉ, ये मेरी प्रोफाइल है। जितने लोग नए हैं, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं आइडिया है, फिर भी आपको देखोगे जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 स्पेशल क्लासेस हैं जनरली जो इस मंथ होगी। एक होगी आफ्टरनून में 3 PM या 3:30 PM, आप लोग देख लीजिएगा, शेड्यूल में मेंशन है, और दूसरी हुआ करेगी रात को 11 बजे। तो आने वाले आज 27 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक 2 classes, special classes every day, one on current affairs and one on whatever topic is going on in the news. One will be at 3:30 PM, दोपहर में होगी एक क्लास 3:30 से 4:30, और दूसरी जो क्लास होगी वो होगी 11 बजे। और बाय द वे, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, कल रोमन सैनी का बर्थडे है। वैसे भी मैंने बताया 27 नंबर वाले लोग धुरंधर होते हैं, 27 मई 27 जुलाई, तो रोमन का कल बर्थडे है 27 जुलाई को, 12 बजे ही हो जाएगा इनफैक्ट आज। तो 27 नंबर वाले वैसे भी थोड़े धुरंधर होते हैं। श्रेय, आई एम ग्लैड दैट आपका आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए 9690818927। मेरे पास ये नंबर है, इस पे मैसेज आ जाता है। बहुत सारे लोगों का मैसेज इस पे आया है, ठीक है। जैसे आप हाय लिखोगे तुरंत ही उसमें मैसेज आ जाएगा विद द लिंक ऑफ टेलीग्राम। अगर आपको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो आप इस पे मैसेज ड्रॉप कर दो, इस नंबर पे व्हाट्सएप 9690818927। ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, एंड आपको PDF और उसका सबका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे भी दे सकता हूँ, काइंडली रिफ्रेश कर लें एक बार, ठीक है। सब चीज प्रॉपर्ली सबको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Okay, so just a second. ये मैंने पिन कर दिया है 9690818927। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे चला जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आप क्या पढ़ाते हो, तो मैं सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ऑलरेडी चल रहा है। चलिए टॉपिक पे आते हैं फटाफट। जो हमारा मेन टॉपिक है, ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो चुका है, 8 लेक्चर्स हुए हैं अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थिंकर स्टार्ट नहीं हुआ है, थिंकर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर थिंकर्स अभी तक नहीं मतलब थिंकर स्टार्ट नहीं हुआ है, हो जाएगा स्टार्ट नेक्स्ट 2 क्लासेस में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जल्दी से फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। डीप टू 7 कोड यूज करके फॉर डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग के लिए देखिए थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा, और वो बोलते हैं ना कि बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर नॉट फॉर फ्री एक्सेप्ट वाटर, जो कि आज के टाइम पे भी फ्री नहीं है। तो डीप लर्निंग के लिए यूज करें कोड deep27 एंड सब्सक्राइब एज सून एज यू कैन, ठीक है। बाद में प्राइस बढ़ जाएगा तो आप मुझे मत बोलना, ताकि बाकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं। चलिए, तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका जेनेसिस होता है हमारे हरियाणा से। हरियाणा प्रदेश से हमारा जो है वहां से जेनेसिस स्टार्ट हुआ है। ये भजन लाल और गया लाल, ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये गया राम जी जो है, इन्होंने कमाल कर दिता, ठीक, कमाल कर दिता। मतलब एक हफ्ते के अंदर इन्होंने इतनी बार पार्टी चेंज कर दिया कि भाई सब मजा आ गया। एक्चुअली में ये एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ नहीं है, दल बदलू कानून बोलते हैं इसको, ठीक है। दल बदल जो है कानून बोलते हैं, उसको रोकने के लिए बनाया गया ये। तो इन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी चेंज कर दी भाई साहब, मतलब मजा आ गया यहाँ पे।
ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि पहले ना जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो उस समय कभी सोचा नहीं गया था कि ऐसी भी सिचुएशन आएगी कभी कि लोग पॉलिटिक्स में ये काम भी करेंगे कि अपने फायदे के लिए पार्टी को तोड़ मरोड़ करेंगे एंड दे विल बेसिकली ज्वाइन एंड डिफेक्ट पार्टीज। ठीक है, तो इंफोटेनमेंट, हाँ उसमें अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है सर। देखो वैसे भी फायदा ही है, आप अगर एक सब्सक्रिप्शन लोगे आपको जीएस भी मिल रहा है, ऑप्शन भी मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। तो ये स्टोरी जाती है 1967 की, व्हेन फर्स्ट एवर असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन हरियाणा एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन नेम्ड गयालाल वाज इलेक्टेड एमएलए। तो हरियाणा हैड 81 members legislative assembly at then. Gayalal was elected from Hasanpur. Within hours of being elected, Gayalal joined the Indian National Congress. A few hours later, he joined the United Front coalition, but it did not end there. By evening, he had rejoined the Congress party. In 9 hours, Gayalal had switched his party thrice. 3 बार पार्टी चेंज करी, 15 दिन के अंदर और चेंज करी। तो एक दिन के अंदर 9 घंटे के अंदर 3 बार भाई साहब आदमी ने पार्टी चेंज कर ली। लॉयल्टी नाम की चीज होती है दुनिया में, जो इनके पास नहीं थी। इस घूम गए लोग, बोले ये चल क्या रहा है, ये सुबह पता चला इस पार्टी में, शाम को पता चला उस पार्टी में, रात को पता चला इस पार्टी में। सोनम गुप्ता बेवफा हो गए यहाँ पे तो भजन लाल जी, ठीक है, गयाराम जी जो है यहाँ पे, गयालाल बिकेम बेवफा। अब सोनम गुप्ता की जगह शुभम गुप्ता आजकल ट्रेंड कर रहा है। तो कोई शुभम गुप्ता है क्लास में तो प्लीज बुरा मत मानना, और कोई सोनम है तो प्लीज बुरा मत मानना। देखो जो मीम मेरे पास आता है मैं तो सिर्फ वही शेयर करता हूँ। और वैसे भी हमारी रात वाली क्लास ना थोड़ी फन क्लास होती है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन सिर्फ देने का लोगों को, ठीक है, टेंशन लेना नहीं चाहिए रात वाली क्लास में। क्या है, रात को ना हंसती, देखो वैसे भी दिन भर आप प्रेशर में रहते हो, रात का फंडा ये होता है कि हंसते खेलते हुए चीजें समझ में आ जाए और शांति से सो जाओ उसके बाद। मेरा फंडा यही है, ठीक है। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, रात को हंसते खेलते हुए, पढ़ाई करते हुए, स्माइल करते हुए सो जाओ। मौज मौज में टॉपिक भी कवर हो जाएगा और टेंशन भी नहीं होगी लाइफ में, एक टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएगा। पर्पस सिर्फ यही है, ठीक है। बाकी निब्बा निब्बी लोग जो करना चाहे वो कर सकते हैं, प्लीज मेरी क्लास में मत करें, मैं ब्लॉक कर दूंगा निब्बा निब्बी को, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इवनिंग में कांग्रेस जो लीडर थे राव बीरेंद्र सिंह एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला भाई गयालाल जी उनके साइड में है। पर पता चला भैया ये तो गयालाल तो गया राम हो गए, अब आया राम हो गए। तो आया राम गया राम का जो रेफरेंस है वो यहां से आता है। तो ये उसके बाद ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही कॉमन और फेमस टर्म हो गया, ये आया राम गया राम। तो आज तक ये चल रहा है और चला आ रहा है। जो डिफेक्शंस होते हैं, दल बदल जो होता है, उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, जिसको रोकने की कोशिश की जाती है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ओरिजिनली इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया। 10th शेड्यूल इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशन में नया शेड्यूल ही बनाया गया, 10th शेड्यूल, जिसमें इसके लॉज मेंशन है, रूल्स मेंशन है बेसिकली डिफेक्शन के, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको मेंशन किया गया है अंडर 10th शेड्यूल। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट में उसको डाला गया था। तो इसमें प्रोसेस डाला गया है, प्रोसीजर डाला गया है, कैसे आपके एमपीज और एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन, यहाँ पे है तो लोकसभा के स्पीकर, डिपेंडिंग ऑन असेंबली के वहां पे। नहीं, इसके पहले संविधान में कोई भी 10th शेड्यूल नहीं था। पार्लियामेंट के लिए 102 है आर्टिकल, असेंबलीज के लिए 191 आर्टिकल है, ठीक है। इसके पहले कोई भी एंटी डिफेक्शन नहीं था, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं गया था कि ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि लोग इस तरीके का काम करेंगे। ओरिजिनली देयर वाज नो सच थिंग कॉल्ड एज, अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, पॉलिटिकल पार्टी जो टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके पहले कहीं मेंशन ही नहीं था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म है पॉलिटिकल पार्टी, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी जो टर्म है ये इसके पहले तक मेंशन ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। आई एम प्रीटी श्योर ये आप लोगों के लिए आंख खोलने वाली कोई इंफॉर्मेशन होगी, ये रेवलेशन है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि पॉलिटिकल पार्टी टर्म नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये होता है रात वाली क्लास का फायदा, कि रात वाली क्लास में देखो सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये इसके बाद डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म पॉलिटिकल पार्टीज, अदरवाइज देयर वाज नो सच टर्म कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब देखो डिलीट कर दिया गया, वो कर दिया गया, हमारे लिए मतलब नहीं, ओरिजिनली था कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आर्टिकल 191 और आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है, ये क्राइटेरिया मेंशन करता है कि कैसे आपके पॉलिटिशियंस, बेसिकली पॉलिटिशियंस नहीं, एमपी एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो उसमें लिखा हुआ इफ दे आर क्वालिफाइड अंडर द डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, ये लिखा है आर्टिकल में। तो 10th शेड्यूल में एक्सप्लेन किया गया है
शेड्यूल्स में आपको मैंने बताया, शेड्यूल्स में क्या होता है, शेड्यूल्स में एक्सप्लेनेशन होता है आर्टिकल्स का और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। तो 10th शेड्यूल में एक्सप्लेन किया होगा कि क्या क्या प्रोसीजर होंगे और कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। उसका रेफरेंस आर्टिकल 191 में और 102 में आता है, बिकॉज उसमें क्या है, नॉर्मल कंडीशंस लिखी हुई है और डिस्क्वालिफिकेशन। उसमें एक क्राइटेरिया है 10th शेड्यूल के अंदर, डिस्क्वालिफिकेशन, अनसाउंड माइंड, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, वो सब चीजें दी हुई जो आरपीए से गवर्न होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से। उसमें एक क्राइटेरिया डिस्क्वालिफिकेशन का मेंशन है, वो है 10th शेड्यूल। So the decision on the question as to ground of disqualification is referred to the chairman or the speaker of such house and his decision is final, but now it is subject to judicial review. अब क्या होता है, इसका डिसीजन जो है वो रिव्यू होता है इन द कोर्ट्स, बिल्कुल रिव्यू होता है। चाहे आप कर्नाटका केस देख लो, चाहे वो आप एमपी केस देख लो, चाहे आप आज के टाइम पर राजस्थान का केस देख लो। राजस्थान में तो उनको डिसीजन लेने नहीं दिया। तो आज हम लोग एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग समझेंगे कैसे कर्नाटका वाला केस डिफरेंट है फ्रॉम राजस्थान केस या फिर एमपी वाला केस। तीनों को कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज नई चीजें पता चलेंगी सीखने को कि कैसे चीजें चेंज हो रही है और मॉडिफाई हो रही है। तो वी विल हैव टू कंपेयर ऑल द 3 केसेस। एक ही पहलू से नहीं समझ सकते, हमें अलग अलग एंगल से समझना पड़ेगा। तो आर्टिकल 191(2) की अगर हम बात करें, क्लॉज 2 की, it declares that the person shall be disqualified from being a member of the assembly or council of a state if is disqualified under the 10th schedule. The 10th schedule to the constitution contains provision as to disqualification on the grounds of defection. It also fixes the relationship between a member and a political party which has selected him as a candidate. It also provides one of the grounds for disqualification if he voluntarily gives up his membership of the party. The decision as to disqualification rests to the absolute discretion of the speaker. देखो, इसको 2-3 चीजों से समझते हैं हम लोग। पहली चीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके इलेक्शन जिताने में, है कि नहीं? क्योंकि वो आपको टिकट देती है और उसके अलावा आप पे खर्चा करती है, ठीक है। जनरली आपका इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर जो है हर कैंडिडेट का फिक्स रहता है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से कि 50 से 70 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग होता है। उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टी लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए या इवन 5 करोड़ रुपए खर्च करती है अलग से हर कैंडिडेट के ऊपर जिताने के लिए। तो पार्टी के साथ अलीजियंस होना, लॉयल्टी होना एक बहुत बड़ी चीज है, जिसकी वजह से ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है और इसको इंप्लीमेंट इंडिया में इस तरीके से किया जाता है। अब इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, क्या है, ऐसा है या वैसा, उसको हम आगे देखेंगे। बट पॉइंट ये है कि इसको लाया क्यों गया? लाया इसलिए गया बिकॉज इसके बिना देयर वाज एन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल हो रहा था आफ्टर आयाराम गयाराम केस। तो उसमें बहुत ज्यादा लोग दल बदलने लगे, ठीक है, पार्टी चेंज करने लगे पैसे के लिए, पावर के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, या फिर जनरली अगर आप देखोगे अंडर प्रेशर फ्रॉम सीबीआई, ईडी, इन सब केसेस में। तो वो सब चीजें ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये बोलता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हो। अब पार्टी के खिलाफ जाने के लिए 2-3 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक होता है कि आप क्या करो, पार्टी के जो ऑर्डर है, जिसको हम बोलते हैं विप, छड़ी, चाबुक, विप के ऑर्डर को डिफाई कर दो। विप क्या होती है? एक पॉलिटिकल पोजीशन होती है, बेसिकली इज लाइक अ मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो हर हाउस में हर पॉलिटिकल पार्टी का एक चीफ विप होता है, जिनका काम होता है अपने मेंबर्स को रेगुलेट करना, ठीक है। अपने मेंबर्स को अभी सुनी लाएंगे आगे पे। विप का काम होता है अपने मेंबर्स को रेगुलेट करना। अगर विप ने बोला है कि आपको इतने बजे प्रेजेंट होना है और वोट करना है एक पर्टिकुलर मैटर पे, यस, नो, एब्सटेन, अगर आप उसके खिलाफ वोट करते हो तो आपके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। पहला तो क्राइटेरिया ये है कि आप अपने पार्टी ऑर्डर को डिफाई कर रहे हो। तो ही इज बेसिकली लाइक अ क्लास मॉनिटर। हर पॉलिटिकल पार्टी इसको अपॉइंट करती है अपने पर्टिकुलर हाउस में, जिनका काम होता है हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना अपने पार्टी मेंबर्स का। देयर इज नो लॉ फॉर विप, ना ही मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही मेंशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड इन द लोकसभा। ये एक कन्वेंशन पे बेस्ड है, ये एक कन्वेंशन पे बेस्ड है जो चला आ रहा है, उसके बेसिस पे है। और ये यूके के पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे बेस्ड है। इवन तो यूके में लगता नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ, बट ये ऑफिस ऑफ द विप इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही प्रोसीजर में मेंशन्ड है। हर पॉलिटिकल पार्टी खुद अपॉइंट करती है विप को, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी विप को अपॉइंट करती है। तो कांग्रेस के विप अलग होंगे, बीजेपी के विप अलग होंगे, ठीक है, आपके बीएसपी के अलग होंगे, समाजवादी पार्टी के अलग होंगे। उनका काम होता है अपनी पार्टी मेंबर्स को कंट्रोल करना।
हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेटरी होता है विप होना। उनका काम होता है, जैसे अनुराग त्रिपाठी जी हैं, ठीक है, अनुराग ठाकुर जी थे, इनके वो एडिशनल विप हैं, इनके नाम से मैचिंग नाम है उनका, अनुराग ठाकुर जी का, तो वो भी एक तरीके से विप है, बट ही इज नॉट अ चीफ विप, वो एडिशनल विप है। तो कभी कभी क्या होता है, चीफ विप को असिस्ट करने के लिए एडिशनल विप होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है विप्स को, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना विप होता है। बीजेपी, कांग्रेस, जो भी मान लो, चलो आप सपा, तो इनका लोकसभा में अपना एक विप होगा, इनका एक विप होगा, इनका एक विप होगा। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती, पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का रोल नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई प्रोसीजर का रोल है। इट इज अ बेसिकली बेस्ड ऑन कन्वेंशन। ये चेंज कर सकते हो आप। ये पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या है, पार्टी डायरेक्शन के लिए होता है कि पार्टी हाईकमांड जो बोला है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नो, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी पार्टी, चाहे आप नेशनल पार्टी हो चाहे आप स्टेट पार्टी हो, हर किसी जगह होता है। तो इसमें पहला क्राइटेरिया होता है कि आपने अगर पार्टी ऑर्डर को डिफाई कर दिया। अब हम देखेंगे और भी क्राइटेरिया कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। So 10th schedule brings to the forefront the need to emphasize constitutional morality. Important point है। Constitutional morality means strict adherence to the core principles of constitutional democracy. जब अपना आप दल बदलते हो, पार्टी को धोखा देते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं जाते हो, आप लोगों के खिलाफ जाते हो, क्योंकि आप अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सर खिलाफ जा रहे हो अगर जिस पार्टी की टिकट पे आप लड़े हो और उसको आप धोखा दे रहे हो। तो constitutional transgression by MLAs coming through a party's platform to serve the people for 5 years cannot be accepted. In so doing, these MLAs forget the oath taken under Article 188 of the bearing true faith and allegiance to the Constitution of India and established by law. तो उनके पास, लेजिस्लेटर्स के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती कि जो मना है कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ धोखाधड़ी होगी अगर आप अपनी पार्टी को धोखा देते हो फॉर नो स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक रीजन क्या होगा, अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो, पावर के लिए या पैसे के लिए कर रहे हो, पी का खेल है, पावर पैसा, इसकी वजह से कर रहे हो, तो आप धोखाधड़ी कर रहे हो। यू आर बेसिकली चीटिंग योर पार्टी एंड चीटिंग योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब मैं जो एक चीज बोलूंगा उसको ध्यान रखते जाना, ये जो पहला पॉइंट है इस पे हम दोबारा आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद इसको रिविजिट करेंगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे हम दोबारा आएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप, क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप का मतलब क्या होता है। ये आज तक क्लियर नहीं हुआ है, ना ही सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर कर पाया है। इस पॉइंट को हम दोबारा रिविजिट करेंगे सर मैम, तो उसका ध्यान रखिएगा। वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखोगे तो इसको आप रेजिग्नेशन बोल सकते हो फ्रॉम द पार्टी। तो अगर आप रेजिग्नेशन कर देते हो फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, तब आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, बट इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे बिकॉज इसमें थोड़े एसोसिएटेड इश्यूज हैं। सेकंड पॉइंट है, वोट्स और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इसी को बोलते हैं विप। अगर विप के ऑर्डर के खिलाफ आप जाते हो, वोट करते हो, ठीक है, तो आपके खिलाफ लग सकता है ये। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने पहले ही परमिशन ले ली है या फिर ऐसा करने के बाद आपकी पार्टी ने आपको माफ कर दिया है, 15 दिन के अंदर माफी दे दी कि चलो कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई इस बार, अगली बार मत करना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में एडीएल नहीं लगता आपके खिलाफ। या तो आपने पार्टी से परमिशन लियो पहले कि हम जो है वोट करेंगे ऐसा, या फिर अगर आपने चलो कर भी दिया तो कहते हैं भाई चलो भूल चूक माफ कर दिया, पहली बार करा या दूसरी बार का जैसा भी करा आपने, हमको आपको इस बार छोड़ देते हैं। सो द पार्टी कंडोन्स इट विद इन 15 डेज, मतलब 15 दिन के अंदर अगर पार्टी बोलती है चलो माफ कर दिया, तो आपके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। रिटर्न में होता है, रिटर्न में ऑन द रिकॉर्ड होता है, इट इज मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट या हाउस में। उसके अलावा सर एंड मैम, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो इसमें गया राम जी तो इंडिपेंडेंट ही थे ना, गया राम भी जो है। अब इसमें आते हैं हमारे बहुत ही फेमस बाहुबली नेता भैया, हमारे राजा भैया फ्रॉम यूपी कुंडा।
राजा भैया हमारे जो हैं यूपी के कुंडा से हैं, बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू प्रिंसली स्टेट ऑफ कुंडा। वो इंडिपेंडेंट ही लड़ते हैं हमेशा। हाँ भी उसमें यूज किया गया था। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई मेंबर ज्वाइन कर ले पॉलिटिकल पार्टी को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर ले पॉलिटिकल पार्टी को, मैंने तो अभी बोला कि अगर पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो राजा भैया डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुए? स्वाति अभी आऊंगा आपके क्वेश्चन पे। नहीं, इसमें 6 मंथ वाला क्लॉज नहीं है, इसमें 6 मंथ वाला क्लॉज नहीं है। राजा भैया तो मिनिस्टर बना दिए गए थे, जेल मंत्री बना दिया इनको। राजा भैया तो खुद ही जेल में थे, उन्होंने बोला हम जेल मंत्री बनेंगे, जेल को रिफॉर्म करेंगे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बाहुबली नेता ऑफ यूपी, ये है हमारे राजा भैया। तो इंडिपेंडेंट अगर ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल पार्टी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ना, तो फिर क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई हुए? पॉइंट तो यही है। ये तो बेसिकली मिनिस्टर बन गए थे सरकार में। क्योंकि सरन मैम ध्यान दीजिए एक बात पे, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप क्या करते हो? रजिस्टर करते हो, पार्टी का एक स्लिप होता है, स्लिप कि मैं इसका पार्टी का मेंबर बन रहा हूं। बट मिनिस्टर बनने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आपको कोई सी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। मिनिस्टर बनने के लिए कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, एक्सेप्ट दैट यू हैव टू बी इलेक्टेड टू द हाउस विद इन 6 मंथ्स। खेल गए ना बाबू भैया, यही तो पॉइंट है बाबू भैया। खेल ये है कि इंडिया में मिनिस्टर बनने के लिए ये नहीं लिखा हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होना है आपको, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपको किसी भी हाउस का मेंबर होना है विद इन 6 मंथ्स। तो जरूरी थोड़ी किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलीजियंस हो आपका, आप मिनिस्टर बने रहो जहां तक आपकी पार्टी से चलती, जरूरी थोड़ी कि आप सपा के मेंबर बन जाओगे। तो he did not join officially Samajwadi Party, but he was declared as a minister. He continued as a minister because officially he never joined Samajwadi Party. तो मिनिस्टर बनने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना जरूरी है। जैसे एस जयशंकर साहब अब बीजेपी के मेंबर थोड़ी हैं, अलग से आए थे वो, अब उनको ओथ तो दिला दी गई, बाद में उनको इलेक्शन हो गया, जीत गए, वो राज्यसभा से नॉमिनेट कर दिया गया। समझ में आया? ये चीज है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो, इसका एक और एग्जांपल बताता हूं, मधु कोड़ा का नाम सुना होगा आपने, मधु कोड़ा इकलौते इंडिया में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो सीएम बने थे। ही इज द ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू बिकम द सीएम ऑफ अ स्टेट, क्योंकि दोनों तरफ से पार्टी ने इनको सपोर्ट कर दिया था और ये सीएम बन गए। तो ये तो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे मधु कोड़ा तो। अरे इलेक्शन तो होगा भैया, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो बिना किसी पार्टी के इलेक्शन लड़ते हैं ना, तभी तो उनको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट नहीं, आप अलग से इलेक्शन लड़ते हो। ठीक है? तो मधु कोड़ा जी इज एन एग्जांपल ऑफ अ कैंडिडेट बिकमिंग अ सीएम बीइंग एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि सीएम और मिनिस्टर बनने के लिए या पीएम बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। ओनली थिंग मेंशन इज कि आपको किसी भी हाउस के 6 महीने के अंदर आपको इलेक्ट होना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ्स आपको उस पर्टिकुलर हाउस में इलेक्ट होना पड़ेगा। आप वो चीज छोड़ो, उद्धव ठाकरे की बात कर लेते हैं। सर उद्धव ठाकरे यूटी, उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा नहीं इस बार महाराष्ट्र का, तो अब वो तो सीएम बन गए। आप बताओ कैसे बन गए सीएम बिना इलेक्शन लड़े? बाद में उनका इलेक्शन हुआ ना, अभी एमएलसी वाला इलेक्शन खड़ा, अभी जीते वो इलेक्शन जो जीते। चाहते तो उनको गवर्नर नॉमिनेट कर सकते, बट नॉमिनेट तो नहीं किया गया। बट ओरिजिनली जब वो सीएम बने तो सीएम बनने के टाइम तो थे ही थे वो एमएलए। ठीक है? तो ये पॉइंट है। तो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, इसीलिए जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ के रिफॉर्म की बात करेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, बट वो बिना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे भी तो मिनिस्टर रह सकता है। तो वही चीज होती है। उसके अलावा अगर हम बोले सचिन तेंदुलकर साहब की बात करें, या फिर चलो आज के टाइम पे रंजन गोगोई साहब, ठीक है, रंजन गोगोई साहब फॉर्मर सीजीआई ऑफ इंडिया, वो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के। इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स अ पार्टी 6 मंथ्स आफ्टर ही बिकम्स अ मेंबर, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो रंजन गोगोई साहब चाहे तो अभी बन सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के मेंबर, बट अगर 6 महीने बाद बनेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
तो रंजन गोगोई साहब, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं आपके किसी भी हाउस के, अगर वो 6 महीने बाद, 6 मंथ्स के बाद अगर वो जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लॉ के अंदर मेंशन है। अब इसमें एक्सेप्शन है कुछ। क्या एक्सेप्शन है? लेजिस्लेटर कैन चेंज द पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। पहले क्या होता था, 1/3 जो था डिफेक्शन अलाउड था, मतलब 1/3 स्प्लिट अलाउड था, कि अगर मान लो 100 मेंबर है पार्टी में, तो 1/3 लोग अलग हो सकते हैं। बट उसमें क्या होता था, दिक्कत हो जाती। अगर मान लो 100 लोगों की पॉलिटिकल पार्टी थी, तो बेसिकली आपके 1/3 अलग हो सकते थे। तो उसको चेंज करके अब 2/3 कर दिया गया है, कि अगर 2/3 लोग, 2/3 members of a political party decide to merge into another party, कि उन्हें लगे भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो बेकार हो गई है, अब इसमें करप्शन बहुत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर उन्हें लगता है तो वो पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में मर्ज कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे 2/3 लोग, 2/3 पीपल कैन ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी, उसको डिफेक्शन के लॉ में नहीं डाला जाएगा। तो जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, और जो पीछे रह गए वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो आज के टाइम पे क्राइटेरिया है 2/3 रादर देन 1/3। 1/3 पहले था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज कर दिया गया। पहली चीज तो ये। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, दिक्कत, दुविधा, परेशानी इसमें? अगर रंजन गोगोई साहब कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं बिफोर 6 मंथ्स, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे न्यू। बट अगर बाद में करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। If an MP speaks against his own party, then he won't be disqualified. अभी आएंगे सर, एक एक करके आएंगे, अभी टेंशन मत लो। मैं बता तो रहा हूँ, ये टॉपिक कराने के बाद आपका ना सब चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, सब चीज कवर हो जाएगी इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबका सब टॉपिक कवर होगा। देखो वो तो आउटसाइड सपोर्ट होता है ना, इंडिपेंडेंट अगर सीएम है तो वो तो आउटसाइड सपोर्ट से बन जाएगा आपके। अगर बाहर से सपोर्ट कर रही कोई पार्टी, तो वो तो इंडिपेंडेंटली भी बन जाएगा। अब उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है, अब उद्धव ठाकरे को भी तो एक तरीके से सपोर्ट मिला हुआ है ना, उनकी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बाकी अलायंस भी है, उद्धव ठाकरे की भी तो सरकार है ना, सपोर्ट मिला हुआ है बस उन्हें, और क्या है, सब चीज मिले हुए हैं उसमें। बेसिकली बाबू भैया नंबर का गेम है, नंबर 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 चाहिए सर, नंबर। इट्स ऑल अबाउट नंबर। नंबर कहीं से भी आ जाए, मेजोरिटी मार्क क्लियर करना है बस। चाहे 10 पॉलिटिकल पार्टी आ जाए अलायंस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नंबर चाहिए। वी नीड द मैजिक फिगर, जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिक्स में, वी नीड द मैजिक फिगर। 50% से ज्यादा मेजोरिटी चाहिए बस, कैसे भी करके। अब सपोर्ट आप दो, आपका पड़ोसी दे, आपके चाचा दे, चाची दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो इलेक्शन जीत के आए हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहीं से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और सपोर्ट देने के बाद आप डिसाइड कर लेते हो कि भाई ये हमारा नेता हो, हमारा नेता कैसा हो, जैसा जैसा हो, ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। तो सारे लोग मिलके ये बोलेंगे हमारा नेता कैसा हो, इसके जैसा हो, जिसके जैसा हो, किसी के जैसा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमारा नेता जैसा हो, वैसा जैसा हो, वो आप डिसाइड कर लेते हो, वो आपके सीएम बन जाते हैं, बाद में बाकी मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां तक अगर बाबू भैया लोग और बहनें लोग उनकी क्लियर है टॉपिक, तो मेरे को जरा थम्स अप दे दो, सो उसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, नॉमिनेटेड मेंबर आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं या गवर्नर नॉमिनेट करते हैं फॉर पीपल हैविंग स्पेशल एक्सपीरियंस। प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं फॉर स्पेशल एक्सपीरियंस अगर लोगों का होता है। अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता विद इन 6 मंथ्स। अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। हाँ प्रतिभा, 2/3 भी अगर स्प्लिट करेंगे, 2/3 स्प्लिट अलाउड है, क्योंकि ऐसा लगता है कि 6 महीने तक आपके पास टाइम है सोचने के लिए, सोच विचार करने के लिए।
6 महीने बाद जो है आपका देख सोचा जाता है कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, इस वजह से आपने चेंज किया पॉलिटिकल पार्टी में। अब आते हैं, हमारा एक एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन ये है ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर। इसमें एक एक्सेप्शन है एंटी डिफेक्शन लॉ में। अगर आप स्पीकर बनते हो, पहले तो आप एमपी हो गए लोकसभा से, करेक्ट? एमपी हो आप लोकसभा से। जैसे ओम बिरला जी की बात करते हैं, ओम बिरला जी जो है पहले तो एमपी बन के आए, है कि नहीं? ठीक है, सुनिए एक सेकेंड। तो जब आप एमपी से स्पीकर नॉमिनेट होते हो, तो स्पीकर का ऑफिस जो है एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है इसमें। क्यों? क्योंकि कल को क्या होता है, अगर मान लो आपको स्पीकर से हटा दिया जाता है, तो आप वापस ज्वाइन कर सकते हो एज एन एमपी ऑफ लोकसभा। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन बैक एज एन एमपी ऑफ लोकसभा। ये एक्सेप्शन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पार्टी से, क्योंकि स्पीकर की पोजीशन होती है नॉन पार्टिसान। उनको किसी पार्टी का साइड नहीं लेना होता, उनके लिए सबके लिए फेयर होना जरूरी है। जब आप ऑफिस ऑफ द स्पीकर के लिए इलेक्ट होते हो, तो आपका डीम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि आपने पार्टी से रिजाइन कर दिया है। बट टेक्निकली आप रिजाइन नहीं करते हो, सिर्फ अज्यूम किया जाता है कि आपने पार्टी से रिजाइन कर दिया। इसी वजह से मान लो कल आपको स्पीकर से हटा दिया जाए, तो आप वापस लोकसभा में एमपी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, आपकी सीट वेकेंट नहीं होती। अरे भैया केदार कैसी बात कर रहे हो? मान लो आपको हटा दूं मैं स्पीकर, हटा नहीं सकते का मतलब नहीं, हटा क्यों नहीं सकते? अगर मान लो डिस्क्वालीफाई कर दें आपको, हम डिस्क्वालीफाई इन द सेंस कि आपके खिलाफ रिमूवल प्रोसीडिंग हो जाए। स्पीकर का रिमूवल का क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए पॉलिटी क्लास अटेंड करें आप, सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सब हटाए जा सकते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नहीं जिसको नहीं हटाया जा सकता। मधु कोड़ा ही बनाएंगे कैबिनेट तो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। अब हमारे सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है इस एंटी डिफेक्शन लॉ में। 3 मेजर क्वेश्चन है। क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच के वायलेशन के खिलाफ है, या फिर ये जो टर्म है वॉलंटरी रेजिग्नेशन, मैंने आपको शुरू में बोला था कि वॉलंटरी रेजिग्नेशन जो वर्ड है उस पर ध्यान देना, मैं वापस आऊंगा उस पर। इसी वजह से बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। एंड कैन द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर बी चैलेंज इन द कोर्ट। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका जवाब देना और जानना बहुत जरूरी है। 3 very significant questions, sir and ma'am, that we have to understand from the point of view of anti-defection law, whether they violate freedom of speech of the legislator, or what does exactly constitute voluntary giving up or resignation from the party, and can the decision of the presiding officer be challenged in the court? हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास में। अब बताओ, यहां तक समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन ये है सर एंड मैम, कि क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जाता है? ठीक है, इसके लिए पहले जरा हम राजस्थान में पहुंचते हैं। राजस्थान में पहुंचना बहुत ही जरूरी है इसके लिए। तो राजस्थान में क्या हुआ है? राजस्थान में पायलट साहब जो है उनके खिलाफ आया एसओजी का ऑर्डर कि आपको एंटी पार्टी एक्टिविटीज के खिलाफ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करने के खिलाफ एक नोटिस इशू किया गया था, जिसका इनसे जवाब मांगा गया था। ठीक है, एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, पुलिस का एक ग्रुप है, उन्होंने इनसे मांगा कि ये कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं, और ऊपर से जबरदस्त डिफेक्ट इनके ऊपर सेडिशन का केस लगा दिया गया कि आप जो है सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो ये है इमेज कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भैया? अरे तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भैया, हम तो ठीक है, क्या बताए? तो ये दोनों में टसल चल रही है, पावर। इट इज कॉल्ड एज पावर टसल, क्लासिक केस ऑफ मैक्स वेबर की थ्योरी। इट इज ऑल अबाउट पावर, स्टेटस एंड अथॉरिटी। हमारे वेबर साहब जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कहते वेबर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये क्या कहते कि दुनिया में एक लौती चीज जो डिफाइन करती है आपकी सोसाइटी में, वो है कि आपके पास कितनी पावर है, अथॉरिटी है, और कितना सोशल स्टेटस। तो वेबर भैया के टर्म में पायलट साहब को अलग चाहिए स्टेटस, और गहलोत साहब तो खैर पुराने खिलाड़ी हैं ही, मंजे हुए खिलाड़ी हैं गहलोत साहब तो। सो गहलोत इज एन एक्सपीरियंस्ड हॉर्स, एंड पायलट साहब इज बीइंग अ लिटिल मोर एम्बिशियस। सो पायलट एंड सिंधिया, दे आर थिंकिंग दिस इज द राइट टाइम टू प्ले देयर कार्ड्स, बिकॉज कांग्रेस थोड़ी अभी दबी हुई है, मोदी जी की हवा चल रही है, कोविड का टाइम है, वैसे भी कोई कुछ बोलेगा नहीं। सो दे आर बीइंग अ लिटिल टू एम्बिशियस। बट वही पहले बोला ना, हर किसी का टाइम आता है। अब आप देखो,
खुद देखो सिचुएशन, ना ये बीजेपी में जा पा रहे हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ना ये बीजेपी ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है इन्होंने अपने पार्टी के बेसिकली इन्होंने अपने जो है पावर अज्यूम करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, तो सिचुएशन तो इनकी वैसे भी खराब हो गई। दूसरा, कांग्रेस से भी निकाल दिए गए। तो कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा ज्यादा लालची होना अच्छी बात नहीं होती है। सो व्हेन यू ट्राई टू बी ओवर एम्बिशियस एंड व्हेन यू ट्राई टू बी, जिसको बोलते हैं ना ज्यादा लालची होना, तो लालची ये समय से, देखो क्या बोलते हैं ना, हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं बहुत सही बात बोल के कहते हैं कि कभी भी किसी को समय से ज्यादा और उसकी हैसियत से ज्यादा नहीं मिलता। तो अभी इनका टाइम नहीं आया, टाइम आएगा, इनको अपना टाइम आएगा, गाने में विश्वास रखना चाहिए था कि अभी इनकी एज है, इनका अभी टाइम आएगा। अभी सीएम बनने की एज नहीं थी इनकी, ठीक है। वो बात अलग है कि अखिलेश यादव बन गए कि बन गए, क्योंकि उनके चाचा ताऊ जो थे वो का बोले भैया का बताएं, ठीक है। तो ये अरे भैया मोड़ा मोड़ी कुछ कर गया हमको ना पता, ठीक है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी कुछ कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, अरे मोड़ ना पता भैया का मोड़ा मोड़ी कर गया, ठीक है। तो मुलायम सिंह यादव जी अब बुढ़ा गए, अब उनकी एज नहीं रही है। वैसे तो अपने टाइम पे गद्दावर नेता थे वो, तो अब अखिलेश यादव वाज द नेचुरल सक्सेसर, तो अखिलेश यादव का टाइम आया। बट अभी सचिन पायलट जी का टाइम नहीं था, बट ही वाज ट्राइंग टू बी लिटिल एम्बिशियस। देखो बात ये सही है कि सचिन पायलट ने मेहनत बहुत करी, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सचिन पायलट ने बहुत मेहनत करी थी इलेक्शन जिताने में। कांग्रेस जो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी राजस्थान में, उसको वहां तक पहुंचाने का काम सचिन पायलट का बहुत ज्यादा रहा है और गहलोत साहब का भी रहा है, इसमें नो डाउट अबाउट इट। बट पॉइंट ये कि आप इवेंचुअली कर तो पार्टी के लिए रहे हो, कर तो पार्टी के लिए रहे हो, और डिप्टी सीएम बना दिया। कौन सी गलत काम कर दिया भैया, आपको डिप्टी सीएम बना तो दिया। टेक्निकली स्पीकिंग यू आर ऑल्सो कॉलिंग द शॉट्स बीइंग अ डिप्टी सीएम, कोई ऐसा तो है नहीं कि स्टैचर आपका बहुत कम हो गया। तो पॉइंट ये है कि ओवर एम्बिशियस होना कभी कभी थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ये बीजेपी एमपीज और एमएलए से के साथ ये टच में थे, और इनके पास मतलब क्योंकि मैसेजेस इंटरसेप्ट किए गए होंगे इनके। देखो आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट हर किसी का फोन टैप वैप करती है, ठीक है। आपको भी नहीं पता, आपका भी फोन टैप हो रहा होगा, ठीक है। सबका फोन टैप वैप हो रहा होता है, सब पता रहता है कौन किसको मैसेजेस भेज रहा है। तो उन्होंने पकड़ लिया होगा भाई ये किसी बीजेपी एमएलए के साथ बात कर रहे होंगे, तो इनको समझ में आ गया। तो इनको जो वहां का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसने इनको नोटिस भेजा कि भाई आप एंटी पार्टी एक्टिविटी करते पाए गए हो और आप जो हो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके खिलाफ तो सेडिशन भी लगाया जाएगा अंडर 124A, और ऊपर से एंटी डिफेक्शन लॉ भी लगाएंगे बिकॉज आप एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हो। इस पे सचिन पायलट जी चिढ़ गए कि भाई मैं डिप्टी सीएम, मेरे खिलाफ ही पुलिस यूज कर ली सीएम साहब ने। तो थोड़ा भाई ना प्रेस्टीज सोशल स्टेटस वाली बात आ गई कि भाई मेरे खिलाफ कैसे, अरे इशू हो गया नोटिस, मैं तो डिप्टी सीएम हूं स्टेट का। अब भैया तुम काम ही ऐसा कर रहे हो तो क्या बोले बताओ, तुम काम ही ऐसा कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो कि तुम सरकार गिराने का, आपके मैसेजेस इंटरसेप्ट करे गए हैं कि आप बात कर रहे हो बीजेपी के एमएलए और एमएलए से, ठीक है, सरकार गिराने की, तो आपके खिलाफ ये केस कर दिया गया। इसके बाद ये सारा बवाल चालू हुआ है, सारा का सारा जो जो इशू है ये इसके बाद चालू हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें राहुल गांधी क्या बोले, भैया सिंधिया भी चले गए अब तुम भी जाओगे क्या, ठीक है, बच्चे की जान लोगे क्या, मतलब राहुल बाबा क्या करें हम। जैसे राहुल बाबा बुढ़ा गए हम, ठीक है, राहुल बाबा बुढ़े लगने लगे, अब दिखने लगा कि राहुल बाबा की एज हो गई है, ठीक है। राहुल बाबा अब सो कॉल्ड बाबा नहीं रहे, ठीक है, बाबा से दादा हो चुके हैं हम। अब देखो बेचारे जब इंटरव्यू में बैठते हैं, राहुल बाबा काफी बाल बाल बड़े हो गए हैं और शक्ल से लगने लग गया कि बाबा की एज हो गई अब। देखो मतलब साफ साफ दिखने लगा बाबा ना बुढ़ा गए थोड़े। ये तो खैर पुरानी फोटो है बाबा की, और राहुल बाबा ने कर ली होगी शादी वादी किसी फॉरनर से, कौन रोक रहा है उनको, इटली विटली में कर ली होगी, क्या कहने। नहीं कृतिका जी मैं मैरिड नहीं हूं, अभी हमारी भी बुढ़ापे वाली एज चालू हो चुकी, बाबा जी ऐसे हो चुके हैं देखो। ऐसे मतलब राहुल बाबा के शादी से मेरा क्या लेना देना, मतलब समझ में नहीं आया लॉजिक कृतिका जी, मतलब आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा रिलेट नहीं हुआ। तनिक प्रकाश डालने का कष्ट करें इस वाक्य पे अपने। अच्छा मैं लगता नहीं हूँ शादीशुदा, मतलब मैं शादीशुदा लगता हूँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अभी बुढ़ा गया हूँ टेक्निकली स्पीकिंग, आप ये कहना चाह रहे हो।
देखो बाबा बुढ़ा गए हैं। हाँ, मतलब समझ में नहीं आया कहना क्या चाह रहे हो आप, किस पर्सपेक्टिव में कहना चाह रही हैं मोहतरमा? मतलब मैं समझ नहीं पाया। नहीं, मैं गलत नहीं समझा, मैं समझा ही नहीं कुछ। मतलब मैं ये नहीं समझा, गलत और सही तो मैं समझा ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो पॉइंट ये है कि इनके खिलाफ ये इशू हो गया। ठीक है, ये इशू हो गया तो अब इनकी ईगो पे आ गया कि भाई मेरे खिलाफ कैसे इशू हो सकता है सब चीजें। ठीक है, तो अब यहां पे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि आप अगर देखोगे कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है क्या? तो इसमें 1992 में बहुत ही जबरदस्त केस था जिसका नाम भी बड़ा जबरदस्त, इसका नाम है क्योतो होलोहान वर्सेस जाक चिल्लू, जाके चुल्लू पर पानी में डूब मरो टाइप केस। इसको याद करने का तरीका चुल्लू पर पानी केस। तो क्योतो होलोहान वर्सेस जाक चिल्लू एंड अदर्स केस बहुत ही जबरदस्त केस है। आज के टाइम में भी इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, राजस्थान हाईकोर्ट ने इसका भी रेफरेंस लिया है। तो जाक चिल्लू क्योतो होलोहान, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट नहीं होती एंटी डिफेक्शन लॉ में। उन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करने की। ठीक है, आपके पार्लियामेंट में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, हर जगह मौका मिलता है। तो एक कहीं से भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट नहीं करता। और उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी जरूरत है। उन्होंने बोला कि एंटी डिफेक्शन लॉ की इंडिया में जरूरत है। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है क्योंकि जो सचिन पायलट जी का केस चल रहा है उसमें भी राजस्थान हाईकोर्ट, इवन द अपील विच वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करने के लिए, अपील क्या बेसिकली इंजंक्शन के लिए, उसमें भी चीज को बोला गया कि, और दोनों पार्टी ने एग्री किया कि क्योतो होलोहान केस में बोला गया था कि कोर्ट्स जो है कोशिश करें कि इंटरफेयर ना करें जब तक स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया है। ये क्योतो होलोहान केस में बोला गया था कि स्पीकर जब तक डिसीजन नहीं लेंगे डिस्क्वालिफिकेशन का, तब तक कोर्ट्स उनको मजबूर नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती डिसीजन लेने के लिए। उसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि सेकंड पॉइंट पे वापस आएंगे जो कि है वॉलंटरी गिविंग अप रेजिग्नेशन ऑन द पार्टी। अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, बहुत ही अच्छी बात है, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। नहीं भी दिया है, आपका बिहेवियर और एक्शन विद इन द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस दोनों देखा जाएगा डिसाइड करने के लिए क्या आप ने पार्टी छोड़ दी है। बहुत ही फेमस केस है जयाप्रदा जी का, समाजवादी पार्टी, एंड दूसरा केस है आपके शरद यादव का, जेडीयू वाले। शरद यादव जी बागपत में जाके इन्होंने ऑपोजिशन की रैली अटेंड कर ली थी, उनके खिलाफ राज्यसभा में एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया गया, उनकी पार्टी ने लगा दिया कि ये तो देखो ऑपोजिशन की रैली अटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला भैया मैं हाउस के अंदर तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो बाहर कर रहा हूं जो कर रहा हूं। और उन्होंने कुछ पब्लिकली मीडिया में कुछ कुछ अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल दिया था। तो राज्यसभा के चेयरमैन उस समय वेंकैया नायडू जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि नहीं भाई आपकी हरकतों से लग रहा है कि आप पार्टी के खिलाफ हो, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो अब ये प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि अगर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया क्योंकि वो केस अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, बहुत ध्यान से सुनना है इसको, कि अगर आप एंटी पार्टी एक्टिविटी करते पाए गए बाहर भी हाउस के, वेरी वैलिड ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आप लोग अपना गुड कॉन्शियंस यूज करके बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट जी जो कर रहे थे उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए? आप लोग खुद सोच के बताओ। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया कि अगर आप एंटी पार्टी एक्टिविटी हाउस के बाहर कर रहे हो, वो भी एक वैलिड ग्राउंड है आपके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसमें ये नहीं माना जाएगा कि आप जो हाउस के अंदर कर रहे हो वही होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बहुत क्लियर कट कि आप बाहर भी जो करोगे वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप पार्टी के साथ हो या पार्टी के खिलाफ। अब इन्होंने अपने डिफेंस में जाके क्या बोला, क्योंकि इनको समझ में तो आ गया कि बीजेपी वालों को अभी ज्वाइन कर नहीं सकते क्योंकि लोगों के सामने इमेज खराब हो जाएगी, और कांग्रेस से तो निकाल दिए गए। अब क्या करें, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। तो पीसी जोशी साहब हैं आपके स्पीकर राजस्थान के, तो उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया। इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील कर दी। अब देखो कैसा मैटर गया, स्पीकर ने एडीएल लगाया इनके ऊपर, ठीक है, जोशी साहब जो है, सीपी जोशी, ठीक है, इन्होंने इनके खिलाफ लगा दिया एंटी डिफेक्शन लॉ राजस्थान में। तो पायलट साहब जो है हाई कोर्ट चले गए इसको रुकवाने के लिए, स्टे ऑर्डर लेने के लिए चले गए इस पे, हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट।
और आप देखो आयरनी है इंडिया की जुडिशरी की, मैं बहुत ही हैरान हूं, परेशान हूं, स्तब्ध हूं इस जुडिशरी के इस डिसीजन पे। मतलब आई एम टोटली flabbergasted. I don't have word to say, but the word is flabbergasted. I am flabbergasted by seeing the decision of Rajasthan High Court by trying to intervene in the functioning of the speaker, which is a constitutional post. मैंने कल भी आपको एडिटोरियल में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में इंटरफेयर नहीं किया जाता। जब तक डिसीजन नहीं आ जाएगा स्पीकर का, तब तक आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। आपने किस बेसिस पे राजस्थान की स्पीकर को बोल दिया कि आप एडीएल मत लगाओ, अभी रुक जाओ कुछ दिन? अरे भाई क्यों रुक जाए? क्या मतलब है रुकने का? क्या लॉजिक है रुकने का? क्यों रुक जाए? कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई रीजन तो दो ना रुकने का। कोई रीजन नहीं है, बस रोक दो। आप इनडायरेक्टली आप खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हो। इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग डिफेक्शंस इन द कंट्री, टोटली अगेंस्ट द प्रेसिडेंट सेट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप खुद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि कपिल सिब्बल इसको अपील करने गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, चलने तो कोई बात नहीं, होता है। ऐसा चलता है। भाई गजब इंसान हो यार आप लोग। मतलब हद मचा रखी है इंडिया में जुडिशरी ने। अब मेरे ऊपर लगा देंगे पता कंटेम्प्ट का। भैया तो मैं जज के कॉन्टेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे खिलाफ नहीं लगा सकते आप कंटेम्प्ट। मैं जजमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। आई एम वेरी वैलिड ऑन माई ग्राउंड्स टू डू दैट। ठीक है, खुला खुला बोल रहा हूं मैं कैमरे पे कि मैंने जज के कॉन्टेक्ट पे कुछ नहीं बोला। मैंने बोला जुडिशरी काम जो है गलत कर रही है। तो मेरे पे कंटेम्प्ट आप तभी लगा सकते हो जब मैं जजेस के खिलाफ कुछ बोलूं। मैंने कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ बोला। मैं पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे पास अंडर आर्टिकल 19 टू क्रिटिसाइज द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट। मैं जो भी बोलता हूं अपने संवैधानिक दायरे के अंदर ही बोलता हूं, संवैधानिक दायरे के बाहर निकल के नहीं बोलूंगा। ठीक है, उसके बाहर नहीं बोलूंगा। बेसिकली मेरी क्लास में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलता है। ठीक है, जो थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल आपको साथ में दिखा रहा हूं। आप कोर्ट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, जजेस के कॉन्डक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर क्रिटिसिज्म कर सकते हो आप कोर्ट्स के जजमेंट का। अभी प्रशांत भूषण वाला केस जो है उसकी कल क्लास दूंगा मैं। आप लोग कल आइएगा, दिन में 3:30 बजे बताऊंगा आप लोगों को मैं कि कैसे प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट केस लगा हुआ है। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि मजाक बना रखा है सर इंडिया में। ये मजाक है, इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के साथ मजाक बना रखा है। पहले आप बोलते हो ऐसा है, फिर आप बोलते हो ऐसा है। भैया क्या चाहते हो बता दो ना साफ साफ, हम उस हिसाब से काम कर लेंगे। कहने को आप बोलोगे मैं मोदी सपोर्टर हूं, मैं मोदी सपोर्ट नहीं हूं, मैं इंडिया सपोर्टर हूं। मोदी जी की अगर पॉलिसी अच्छी होगी तो मैं सपोर्ट भी करूंगा, मोदी जी की पॉलिसी खराब होगी तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा। और जो गलत है तो गलत है। आप एक जगह कोर्ट बोलती है कि ये प्रेसिडेंट सेट कर रखा है तो भैया वही प्रेसिडेंट रखो फिर। ठीक है, फिर उसको बार बार चेंज मत करो कि भाई चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा। सर चलता वाला खत्म हो चुका है इंडिया में। आप ठीक है, चलता वाला एटीट्यूड खत्म हो चुका है, मैं परेशान हो चुका हूं। ठीक है, अब क्या है कि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप सही काम करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। अब आप बोल रहे हो ठीक है, ठीक है, मैं नहीं, मतलब देखो मेरा पॉइंट क्या है कि मैंने सीए डिबेट में बीजेपी गवर्नमेंट के साथ था, और भी इश्यूज में बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हूं। बट मैं ये बता रहा हूं मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं हूं, मैं इंडिया के साथ हूं। जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है गलत है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूं। अगर आप ये जानना चाहते हो मैं किसके साथ हूं, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ हूं, क्योंकि आई बियर माई अलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नोबडी एल्स। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीबडी। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आगे झुकूंगा और किसी के आगे नहीं झुकूंगा। सिंपल सी बात है। हाँ, बीवी के आगे भी कभी कभी झुक जाऊंगा, टेंशन हो जाएगी नहीं तो घर में। और मम्मी पापा तो देखो रिटर्न वाली बात है, वो तो मतलब ठीक है, वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी कभी झुक सकता हूँ बीवी के आगे, कोई बात नहीं, उसमें कोई ईगो वाली बात नहीं चाहिए। रिलेशनशिप में ईगोज नहीं होने चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप में ईगोज का कोई जगह नहीं होता। तो पॉलिटिकल लाइफ में ईगो की बात अलग है, रिलेशनशिप में देयर शुड नॉट बी एनी ईगो। तो पॉइंट ये है सर एंड मैम कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने और राजस्थान हाई कोर्ट ने किया है, क्लियर कट वायलेशन है ये किहोतो होलोहान केस का। किहोतो होलोहान में बोला गया है कि स्पीकर की जो चीज है उस पर आप इंटरफेयर नहीं करोगे। ठीक है। रफेल आ रहे हैं, हमें पायलट चाहिए। हाँ मैं आ रहा हूँ। ये भी मीम जबरदस्त था यार, मैंने नहीं देखा था। ठीक है। इनको पायलट चाहिए रफेल के लिए, रफेल आ रहे हैं, आ जाओ भैया।
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? आई थिंक काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉलंटरी गिविंग अप रेजिग्नेशन जो है, इसका बहुत ही ब्रॉड मीनिंग निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने। ब्रॉड मीनिंग ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप एंटी पार्टी एक्टिविटी करते पाए गए आउटसाइड द हाउस, वो भी मान लिया जाएगा कि आपने वॉलंटरी रिजाइन कर दिया पार्टी से। अब इसमें क्वेश्चन उठा, क्या जो डिसीजन है आपके स्पीकर का या चेयरमैन का, वो चैलेंज हो सकता है कोर्ट में? बिल्कुल हो सकता है सर। केशवंत भारती केस 1973, जुडिशियल रिव्यू की पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर 1973 के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज चैलेंज की जा सकती है, अगर वो 1973 के केस के बाद आई है। उसके पहले वाली नहीं होगी, उसके बाद वाली हर चीज चैलेंज होगी। तो every decision of the speaker is subject to judicial review. However, when the speaker is giving decision under this, they are acting like a tribunal. ये कल भी मैंने आपको बताया था। जब इसमें स्पीकर डिसाइड करते हैं तो वो ट्राइब्यूनल की पावर होती है, बेसिकली एक क्वाज़ी जुडिशियल पावर होती है, क्योंकि वो रूलिंग दे रहे होते हैं, जुडिशियल रूलिंग होती है। तो when they are deciding, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि स्पीकर एक्ट्स एज अ ट्राइब्यूनल व्हेन ही इज डिसाइडिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ का केस। ठीक है, कृतिका उसने बीएसडी को बोला है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसको अलग वे में मत ले जाओ। ठीक है, टेंशन मत लो आप। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया था, कुछ कुछ लोग गलत तरीके से ले सकते हैं। बीएसडी मींस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, अगर इसके आगे मैं कुछ और लगा दूंगा तो कुछ वो एक लेटर मिसिंग है बस, अगर मैंने वो लगा दिया तो फिर टेंशन हो जाएगी क्लास में, तो वो छोड़ देते हैं, वो आगे लेटर में ऐड नहीं करूंगा। आप लोग समझदार लोगो, समझ गए सब लोग। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट लोग हो आप लोग। ठीक है, रफेल को रोफल कर देते हो और बीएसडी को कुछ और के कर देते हो आप लोग। ठीक है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं उसके आगे। मैं इसलिए बोला ना, नाइट क्लासेस आर अल्टीमेट। अलग ही लेवल पे हार्मोन्स होते हैं आप लोग के रात को। ठीक है, आप लोगों के हार्मोन्स ना अलग लेवल पे होते हैं रात को। टॉपिक ऐसा हाइटेंड लेवल ऑफ हार्मोन्स होते हैं कि आपके ब्रेन में सिनेप्स भी काम कर रहा होता है, चीजें भी समझ में आ रही होती हैं। ठीक है, और अलग ही भाई साहब मतलब लेवल होता है आप लोग का, क्या ही बताएं। हाँ, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर रोमन सैनी, द फाउंडर ऑफ अन अकेडमी एंड ऑफ कोर्स द मैन हु हैज डन इट ऑल। 12 बज गए। ठीक है, सो विशिंग हिम बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विशेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इशू क्या है आगे? देखो, वैसे भी मुझे पता था टॉपिक बड़ा है, इसीलिए 1.5 घंटे की क्लास रखी है। टेंशन मत लो आप लोग, 12:30 से पहले कहीं नहीं जाएगा कोई। ठीक है, 12:30 की क्लास है ये, 1.5 घंटे की क्लास रखी है मैंने। नहीं, पुराने केसेस को आपको जो है पुराने केसेस को चेक नहीं किया जाता। अब आते हैं हम लोग डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात पे। ठीक है, हाँ, 12:30 तक की क्लास है, टेंशन मत लो। जाना है क्या, सोना है क्या, नहीं पढ़ना है, छुट्टी कर दूं? बोल दोगे तो मैं छुट्टी कर देता हूँ, 5-10 मिनट की बात है और। ठीक है, तो इस टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेसिकली मुझे पता था ये टॉपिक लंबा है, 1 घंटे में। देखो, ये टॉपिक ना 1 घंटे में जस्टिस नहीं हो सकता इस टॉपिक के साथ। 1.5 घंटे की नहीं होगी, अभी 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। 15 मिनट का टॉपिक बस। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 12:05 और 12:06 हो रहे हैं, 12:15 तक हो जाएगा। So decision of the presiding officer is subject to judicial review. So the law initially stated that the decision of the presiding officer is not subject to judicial review, but ये केशवंत भारती केस के बाद और स्पेशली आफ्टर क्योतो होलोहान ये मान लिया गया कि हर डिसीजन जो है आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2003 वाला, उसने बोला दैट द साइज ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर जो है वो आपके दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम डिफेक्टर्स फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। अर्लियर डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसीडर्ड एज अ मर्जर। तो ये 91st अमेंडमेंट था ना, इसमें दिया गया था ये कि 1/3 की जगह 2/3 कर दिया गया था। जो 1/3 की जगह जो 2/3 वाला क्राइटेरिया था, ठीक है, ये जो है आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट, तेजस्वी बाद में ये मैं यूज करूंगा। और क्योतो होलोहान केस जो है 92 का, ये बहुत ही लैंडमार्क है, जैसा मैंने बताया। इसमें उन्होंने बोला कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है वो भले ही ट्राइब्यूनल के बराबर है, बट वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, उसका जुडिशियल रिव्यू सर होगा। ठीक है, अब इसी में अगर आप देखोगे डिले की बात पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार नाराज हुआ है बाय द डिले इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्पीकर।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कि ये स्पीकर जो है इतना टाइम क्यों लगते हैं डिसाइड कराने में। तो एक 3 जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बोला, अभी शायद क्लास में थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था ये कि ये कैसा, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई 3 महीने का टाइम लेना चाहिए, नहीं अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं है तो। मणिपुर का केस जो है और कर्नाटका केस के बाद उन्होंने बोला कि आप मैक्सिमम 3 महीने का टाइम ले सकते हो। बट अभी वही है ना, रूल कोई लॉ नहीं बना हुआ, अभी एक तरीके का बस जुडिशियल अनाउंसमेंट है। The settled the law for situation where the timing of the disqualification is meddled into manipulate for test। तो अभी तक क्या है कि जनरली कोशिश ये की जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको फॉलो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 3 महीने से ज्यादा टाइम मत लो। And the court also recommended that the parliament should consider taking the relook at the powers of the speaker। उन्होंने बोला ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर है ना, क्योंकि आजकल स्पीकर जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे काम करने लग गए। इवन स्पीकर्स आर एक्टिंग लाइक एज इफ दे हैव सम पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो स्पीकर से पावर जो है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दो यूजिंग दी एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी की बेसिस पे आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ कमिटीज के रिकमेंडेशन है कि इसको एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। सो दिनेश गोस्वामी कमिटी थी, recommended included that disqualification should be only for the cases such as member giving up the membership of political party voluntarily and member voting or abstaining from voting opposed to party direction। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था कि जो विप के बेसिस पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो होना चाहिए सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले केसेस में, एनसीएम में, क्योंकि उसमें सरकार के गिरने के चांसेस होते हैं। कर देना चाहिए। उसके अलावा लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट बोलती है दैट डिलीट द एग्जेम्पशन इन केस ऑफ स्प्लिट एंड मर्जर, कंसिडर द प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स एज वन पार्टी अंडर द 10th शेड्यूल, पार्टी शुड इश्यू व्हिप्स ओनली ऑन क्रिटिकल सिचुएशन। इन्होंने बोला जो प्री पोल अलायंस है उसको पूरी को आप पॉलिटिकल पार्टी बोलो, ये मर्जर वर्जर वाला झंझट ही खत्म करो आप। ठीक है, आप मर्जर का झंझट खत्म करो। स्वाति अभी आता हूं आपके क्वेश्चन पे। उसके अलावा उन्होंने बोला कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, या फिर गवर्नर करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। सेम चीज यहां पे भी होना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन की पावर स्पीकर से लेके प्रेसिडेंट को दे देनी चाहिए या गवर्नर को दे देनी चाहिए। और वेंकट चलिए कमीशन ने तो और भी जबरदस्त चीज बताई। सर जो लोग अभी क्लास में जुड़ रहे हैं ना, अभी छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिंदगी खुश हो जाएगी, बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है। इस चीज की मैं रिटर्न गारंटी दे सकता हूं आपको कि जो मैं पॉइंट अब बताने वाला हूं उससे आपके ना बल्ब जल जाएंगे दिमाग के, और किसी बुक में नहीं दिया हुआ। ये पेन ड्रॉप मोमेंट है क्लास का, जो अभी बताऊंगा कि इसमें क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो लोग को लग रहा है कि सर बहुत लंबा खींच रहे हैं, कुछ लोग, एक दो लोग जो हैं वो गायब हो रहे हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर जा रहे हो भैया तो बी एट योर ओन पेरिल, बिकॉज यू आर बेसिकली मिसिंग आउट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेंकट चलिया कमीशन ने बोला that defectors should be barred from holding any ministerial or remunerative post for the remaining term of the house। It also said that the vote of defectors should not be counted in the confidence or no confidence motion। अब आता है हमारा क्रूशल पॉइंट ऑफ द क्लास। ठीक है, ये तो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या है ये तो हम समझेंगे, बट इसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है कि इसमें दो चीजें, क्या है वो दो चीजें। अब अगर आप मध्य प्रदेश का केस का अगर हम केस लें, ठीक है, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। ओके, मध्य प्रदेश में क्या होता है कि इन्होंने जो डिफेक्टर्स थे, इन्होंने क्या बोला कि हमें रिजाइन करना है, या फिर कर्नाटका की बात करते हैं हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्नाटका और एमपी में उन्होंने बोला कि हमें रिजाइन करना, तो भैया रिजाइन करना है। जब आप रिजाइन करते हो ना, वॉलंटरी रेजिग्नेशन देते हो, है ना, रिजाइन जब आप करते हो तो रिजाइन करने में क्या होगा कि आप स्पीकर को लिखोगे कि मुझे रिजाइन करना है, और अगर आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपकी सीट तो चली जाएगी, लेकिन आप मिनिस्टर बन सकते हो फिर भी। क्यों बन सकते हो मिनिस्टर? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि आपको मिनिस्टर बनने के लिए 6 महीने के अंदर इलेक्ट होना है, तो बाईपोल तो हो ही जाएगा 6 महीने के अंदर, आप मिनिस्टर तो इमीडिएटली बन जाओगे। समझ रहे हो? इसका मैं फिर से समझाता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो कि आपके 6 एमएलए ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, और वो चले गए दूसरी पार्टी में, और वो पार्टी इन पावर थी, तो इनकी सीट तो वेकेंट हो जाएगी रेजिग्नेशन होने के बाद, और इनको मिनिस्टर भी बना दिया जाएगा क्योंकि दूसरी पार्टी के चले गए सपोर्ट में ही। बट
अगर स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपका रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर देता है, नहीं अप्रूव करता, तो आप तो फंस गए। अब हुआ था ये एमपी में, कर्नाटका में हुआ था, स्पीकर ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, इन्होंने कोर्ट में यही केस फाइल किया कि ये हमारा देखो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा स्पीकर, देखो देखो देखो, कोर्ट में कहते बोलने के लिए, देखो साहब हमारा ना स्पीकर ना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमें तो रिजाइन करना है, रेजिग्नेशन नहीं ले रहे। एमएलए कहा, स्पीकर जो साहब है हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अब स्पीकर ने जानबूझ के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया दैट मींस यू आर स्टिल अ मेंबर ऑफ द पार्टी, और उसके बाद मैं लगा दूंगा आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ कि आप एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे थे, और जब आप एंटी पार्टी एक्टिविटी या फिर एडीएल के अंदर डिस्क्वालीफाई होते ना सर, उसमें क्या होता है, आप मिनिस्टर नहीं बन सकते जब तक फ्रेश इलेक्शन ना हो। यही तो खेल है सारा, ये तो बुक में लिखा नहीं हुआ। जब आप एडीएल के अंदर डिस्क्वालीफाई होते हो, आप मिनिस्टर नहीं बन सकते अंटिल फ्रेश इलेक्शंस ना हो जब तक, तो आप धरे के धरे रह जाओगे ऐसे ही। इसीलिए तो मिनिस्टर नहीं बनाया कर्नाटका वालों को डिस्क्वालीफाई करने के बाद, तभी तो वेट कर रहे थे बाईपोल बाईपोल कराओ बाईपोल कराओ बाईपोल कराओ। ये सर एंड मैम किसी बुक में नहीं दिया होगा। ये था पॉइंट कि बाईपोल जब तक नहीं होगा तब तक आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। यही तो सारा खेल है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एंटी डिफेक्शन से बचने के लिए ये लोग रेजिग्नेशन करना चाहते हैं, पहले रिजाइन करना चाहते हैं पहले, क्योंकि रिजाइन करेंगे तो मिनिस्टर बन जाएंगे, सीट वेकेंट हो जाएगी रेजिग्नेशन से। सो इफ द सीट इज वेकेटेड बाय रेजिग्नेशन यू कैन बिकम अ मिनिस्टर, बट इफ यू आर डिस्क्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ यू कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर अंटिल फ्रेश इलेक्शंस। और राजस्थान में भी भैया यही खेल है, रेजिग्नेशन इनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो तो बहुत ईजी हो जाएगा उनको मिनिस्टर बनना बाद में सरकार गिराने के बाद। बाईपोल होता है जब आपके जनरली हमारा नॉर्मल इलेक्शन होता है, पांच जो होता है 5 ईयर जनरल इलेक्शन जिसको बोलते हैं, वो होता है हमारा हर 5 साल में। अगर बीच में कोई वैकेंसी होती सीट की तो इलेक्शन होता है, उसको हम बाईपोल्स बोलते हैं, बीच में कराया जाएगा। ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर ये कॉन्सेप्ट आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्यों रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का सारा झंझट है। अब जाके अपने साथियों, सहपाठियों, बंधु, पापा, मम्मी, चाचा, भतीजा सबको जाके समझाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर स्पीकर इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता तो उससे क्या होता है, इनको मिनिस्टर बनने के चांसेस थे। अब स्पीकर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा और इनको जैसे डिस्क्वालीफाई करेगा ना एडीएल से, अब जब तक ये दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तब तक ही नहीं बन सकते मिनिस्टर, ये मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। इसलिए तो आप एक बात बताओ, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब कर्नाटका में सरकार बदली थी, कर्नाटका के केस में क्या हुआ था आपको याद है? तो उसमें कुछ बर्थ वेकेंट रखी गई थी मिनिस्टर की, याद है? वेकेंट रख दी गई थी, सीट नहीं दी गई थी किसी को, कुछ पोर्टफोलियो बचा के रखे थे। किसके लिए बचा के रखे थे? इन्हीं के लिए तो बचा के रखे थे कि जब ये दोबारा जीत के आएंगे बाईपोल से तो इनको मिनिस्टर बना देंगे। उनके लिए वेकेंट रखा था येडियुरप्पा ने सीट बचा के रखी हुई थी उनके लिए कि भैया इन्होंने हमें सपोर्ट किया सरकार गिराने के लिए। अब देखो ये मिनिस्टर तो बन नहीं सकते तुरंत, क्यों नहीं बन सकते? बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया स्पीकर ने। तो स्पीकर ने एंटी डिफेक्शन लगाने के बाद क्या हुआ है कि अब ये मिनिस्टर नहीं बन सकते जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा। ये था सारा कॉन्सेप्ट एंटी डिफेक्शन लॉ का, ये है गेम। और इसमें एक और सोने पे सुहागा पॉइंट बता देता हूं, वो थोड़ा इतना अब रेलेवेंट नहीं रहा। आपको कर्नाटका केस में याद होगा स्पीकर ने एक चीज बोल दी थी, क्या बोल दिया था कि दीज पीपल डिफेक्टर्स विल रिमेन सस्पेंडेड फॉर द इंटायर टर्म ऑफ द हाउस। याद है ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ बोल दिया था आपने। उन्होंने रूलिंग दे दी थी, क्योंकि स्पीकर के पास पावर होती है रूल इशू करने की। उन्होंने रूलिंग दे दी थी दैट द डिफेक्टर्स विल रिमेन डिस्क्वालीफाइड फॉर द इंटायर टर्म ऑफ द हाउस। इलेक्शन कमीशन ने बोला ऐसी कोई पावर नहीं है स्पीकर के पास। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ऐसी कोई पावर नहीं है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप इलेक्शन से लड़ने के लिए किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा मान लिया जाता कि स्पीकर ने रूल बना दिया कि आप दोबारा नहीं मतलब रिमाइंडर टर्म के लिए नहीं आ सकते, दैट मींस यू आर बारिंग समबडी फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोई रोक नहीं लगा सकता। तो वो तो खैर वैलिड नहीं रहा, बट पॉइंट ये है कि अगर मैं रिजाइन करके जाऊंगा तो आई कैन बी अ मिनिस्टर, बट अगर मैं एडीएल के अंदर डिस्क्वालीफाई होके जाऊंगा तो मुझे बाईपोल से या फिर फ्रेश इलेक्शन से जीत के आना पड़ेगा मिनिस्टर बनने के लिए। ये था सारा पॉइंट और इसी वजह का सारा खेल है।
इसी वजह से सारा वेट एंड वॉच गेम है राजस्थान में, यही है सारा वेट एंड वॉच गेम है राजस्थान, बस और कुछ नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अभी दिक्कत क्यों है, तो ये हमारा एडीएल जो है हमारी डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट के खिलाफ जाता है, ठीक है, संवैधानिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो रोल है आजकल बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, बिकॉज दे आर शोइंग अलीजेंस टू द पॉलिटिकल पार्टी और अफेक्ट्स द डिबेट एंड डिस्कशन। देखो ये तो बात सही है कि आप अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, देखो ठीक है, अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज करोगे तो आपके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाता है। तो आजकल ये जो डिबेट होता है उसका स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। द लेवल एंड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स इन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर इज रिड्यूसिंग। यहीं पे अगर आप देखोगे यूके में बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। यूके में क्या होता है, इंग्लैंड में, वहां पे जो पार्टी एमपीज होते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले लेते हैं, उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। यूके में एडीएल है ही नहीं। आप सोचो यूके में एंटी डिफेक्शन लॉ है ही नहीं, हमने सारी चीज उनसे बोरो करी है। एंटी डिफेक्शन लॉ का भी जो विप का कॉन्सेप्ट है ये भी हमने बोरो करा उनसे, बट एडीएल है ही नहीं वहां पे। वहां पे अपने पार्टी के एमपी भाई साहब अपनी ऐसी बुराई करते हैं ना पार्टी की, अगर पार्टी जरा सा भी कुछ गलत कर दे उनकी पार्टी के एमपी खुद उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इंडिया में उल्टा है। इंडिया में अपनी पार्टी के बारे में कुछ जरा सा बोल दो, अब ये देखो आपको हटा देंगे। सुनील, कोई भी बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो मूव करती है इमोशन। हाँ, फ्रेश इलेक्शन करना पड़ेगा अगर एडीएल होता है तो। ठीक है, यहां पे तो स्पीकर पार्टी एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है, तो वही तो बात है ना, पार्टी एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए स्पीकर से पावर लेके ये प्रेसिडेंट को दे देनी चाहिए। हाँ, मिनिस्टर पोजीशन मतलब गवर्नमेंट मिनिस्टर। अब इसमें फ्लोर टेस्ट का कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ लोगों को डाउट है, फ्लोर टेस्ट का भी बता देता हूं। फ्लोर टेस्ट कुछ नहीं होता, फ्लोर टेस्ट ये दिखाने के लिए होता है कि किसके पास मेजोरिटी है हाउस में, कौन सरकार बनाने के लिए वैलिड है, 50% ज्यादा किसके पास मेजोरिटी है। अब इसमें क्या होता है कि अगर स्पीकर फ्लोर टेस्ट नहीं करा रहा है या नहीं करा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। उसमें कोर्ट ज्यादा बोल सकती है कि जल्दी से जल्दी कराओ, नहीं तो गवर्नर प्रेशर डाल सकते हैं कराने के लिए। तो जनरली क्या है कि वो क्या है कि आप एक तरीके से बस बोल सकते हो उनको कि कराओ कराओ कराओ। प्रथम, यू आर इन क्लास 12th। देखो हमारे प्रथम भैया क्लास में आए, बच्चे हैं, थोड़ा इनको गाइड करना जरूरी है। ये बोल रहे हैं हम 12वीं कक्षा के छात्र हैं, एंड इफ आई ज्वाइन आईआईटी माय अल्टीमेट इन यूपीएससी सीएससी है। देखो भैया, यूपीएससी करना है तो उसके लिए आईआईटी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अगर आप बीए भी करोगे तब भी आपका यूपीएससी हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर प्रिपरेशन। तो करना है तो आप आईआईटी भी कर सकते हो अगर इंटरेस्ट है साइंस में, नहीं तो आप आर्ट्स भी कर सकते हो, इसमें आपके ऊपर है, टोटली डिपेंडेंट। एडीएल को रिमूव नहीं कर सकते, इसको जरूरी तो है इंडिया में, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि पावर जो प्रेसिडेंट को दे दी जाए। हाँ, अगर वो रिजाइन कर देंगे तो उनको इंडिपेंडेंट अटैच मेंबर मान लेते हैं, उनकी सीट वेकेंट हो जाती है। बाइपोल इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। फ्लोर टेस्ट में क्या होता है कि फ्लोर टेस्ट में ज्यादा उनको आप गवर्नर बोल सकते हैं कि जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ। पॉइंट देखो यहां पे ये है जो आपको समझने वाला है कि स्पीकर को कोई फोर्स नहीं कर सकता डिसीजन लेने के लिए कि कब तक डिसीजन लेना है, विद इन 3 मंथ्स ले, वो 6 मंथ्स ले, कहीं कोई रूल में मेंशन नहीं है। नो रूल सेज दैट द स्पीकर कैन डिसाइड ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ। वो अपने अपने ऊपर, स्पीकर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, कोई भी हो सकता है। तो सर एंड मैम, सारा खेल था ये। आई होप आपको क्लास जबरदस्त लगी होगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई एम रियली ग्लैड दैट यू पीपल आर अप टिल 12:21। थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ आपको क्लास की मिल जाएगी दीपांशु सिंह यूपीएससी ग्रुप में, नहीं तो आप लोग 9690818927 पे मैसेज कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ऐसी डीप लर्निंग के लिए डीप टू 7 कोड का यूज करें। सोशियोलॉजी की क्लास चल रही है जबरदस्त तरीके से, फटाफट मिस ना करें इसको, ठीक है। और मैसेज करें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर कोई इशू है। डीप टू 7 कोड यूज करना ना भूलें फॉर पर्सनल गाइडेंस और ऐसी ही जबरदस्त क्लासेस के लिए। अरे तेजस, आपकी हिम्मत चलेगी। पार्टी एक्सपेल कर दिया, एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, उनके ऊपर हटा देते हैं। एमपी का केस हिमांशी बता दिया आपको मैंने।
हेमंत तिवारी मतलब उसमें ना 163 174 में अगर आप देखो, फ्लोर टेस्ट का कोई पर्पस नहीं, फ्लोर टेस्ट का पर्पस सिर्फ इतना है कि किस पार्टी के पास मेजोरिटी है। उसमें स्पीकर को मजबूर नहीं कर सकता कोई, गवर्नर कैन ओनली इशू डायरेक्शन एंड द कोर्ट कैन ओनली आस्क द स्पीकर टू कंडक्ट द फ्लोर टेस्ट। अरे हेमंत आपका वो चला गया जो नोट बनाया था, आपने फिर से भेजो जरा। देखो हेमंत ने क्लास में बैठे बैठे नोट्स बना लिए। देखो कल सुबह मिलेंगे 11 बजे, अरे सॉरी, कल सुबह 11 बजे मिलेंगे पॉलिटी की क्लास के लिए, और विप के बारे में भी कल बता दूंगा आपको। और कल जो स्पेशल क्लास है वो है 3:30 बजे, ठीक है, प्रशांत भूषण केस वाली, तो उसको अटेंड करना ना भूले, मैं लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। 3:30 PM प्रशांत भूषण केस ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और 11 बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जबरदस्त इन्होंने क्लास में बैठे बैठे क्लास में नोट्स बना लिए, देखो बैठे बैठे। सर आर्टिकल 269 को आगे डिस्कस करेंगे। हेमंत का आ गया, वो कमेटी कैसे फॉर्म होती है? कौन सी कमेटी स्वाति, कौन सी कमेटी, समझा नहीं। देखो फ्लोर टेस्ट के पहले विप जारी क्यों नहीं किया था, वो उसमें देखो पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकते हैं। कर्नाटका में एक्चुअली इशू तो किया गया था, उसको स्पीकर, उनको कर्नाटका के एमएलए ने माना नहीं, कर्नाटका के एमएलए ने बोला हमें विप का लेटर मिला नहीं। वो चालू बने में वो लोग बोल रहे थे कि हमें कर्नाटका में, उन्होंने बोला कि हमें विप का लेटर ही नहीं मिला। फैज ने भी नोट्स बना लिए, देखो जबरदस्त। आदित्य क्वेश्चन नहीं आ रहा आपका? आयुष ने भी नोट्स बना लिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए इस स्पेशल क्लास के लिए। सबके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। बाकी जैसे मैंने बताया, और भी कोई अगर क्वेश्चन है या डाउट है तो आप 9690818927 पे मैसेज कर दीजिएगा, उस पर आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। व्हाट स्टैंड टू टेक? टेक अ न्यूट्रल स्टैंड। हाँ स्वाति, वो कमिटी, अच्छा वो कमिटी तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एआरसी कमीशन जो है, वेंकट चलैया, दिनेश गोस्वामी, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लोगों के मैसेज आ रहे हैं, यू आर ऑन फायर टुडे आफ्टर द क्लास। मैंने बताया तो, मैं बाल ऐसे करूं या मैं कुछ भी बोलूं तुरंत मैसेज आ जाता है, यू आर ऑन फायर टुडे। हाँ जी, बहुत ही सारे सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेट सुपर स्टार की तरह बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर हैं क्लास में, धीमे धीमे पता चलता रहता है मुझे कहाँ कहाँ से कौन कौन आ रहा है जी बताओ। मैं पूछ लेता हूँ, बाल सही लग रहे हैं? मतलब वो भी बता दो अगर बाल नहीं सही लग रहे तो। ठीक है। वाई स्पीकर इज नॉट अप्लाइंग एडीएल टू सचिन पायलट? लगाना तो चाह रहे हैं, उसी पे तो स्टे लगा दिया है, उसी पे तो स्टे लगा दिया राजस्थान हाई कोर्ट ने। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, अब सो जाओ खुशी खुशी, और आई होप टॉपिक आपको समझ में आ गया, कल सुबह मिलेंगे। मजे ले लो, ठीक है, थैंक यू सो मच। कल डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीजों के बारे में, कल सुबह कल आफ्टरनून में 3:30 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर, प्लीज बी सेफ, टेक केयर योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय, आरिगातो, बाय, गुड नाइट, बाय। अरे जाओ, सो जाओ, सब लोग सो नहीं रहे हो।
अभी भी पढ़ना है क्या? बचे हो पढ़ने के लिए? अच्छा, ये एंड नहीं हुई।